वेलकम बैक इन एसी क्लासेस फॉर केमिस्ट्री फॉर क्लास 12 टुडे। आज हम लोग 12th क्लास के केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे उसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ लास्ट टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को देख करके आज कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हम लोग थ्योरेटिकली कंक्लूड करें, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आएंगे। तो इसमें आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स को, वो डिफरेंट पॉइंट्स है हमारे बैटरीज या सेल से रिलेटेड। आप पहले की क्लासों में जान चुके हैं कि जो सेल होते हैं वो एक एक यूनिट को, जो केमिकल कोई भी ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हम लोग जनरली उसको सेल बोलते हैं। अब उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होते थे, उसका हमको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट के रूप में आउटपुट मिलता था, उससे हम लोग यूज करते थे। तो वैसा कोई एक डिवाइस हम लेते हैं तो सेल हो जाता है, और जब मोर देन वन सेल को आपस में कनेक्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के माध्यम से, तो वो हमारा हो जाता है बैटरी। तो अ बैटरी इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो अब जो सेल होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी को डीसी फॉर्म में देने के लिए बहुत ही यूजफुल डिवाइस माने जाते हैं, और इसका हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो उसी में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के सेल ज़्यादा यूज में आते हैं, और सेल जो भी हम लोग टाइप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लंबा लाइन बाय लाइन कुछ रटने की जरूरत नहीं है। उसमें क्वेश्चन उसके बारे में जो भी आपको लिखने के लिए आएगा, निकल आएगा, या फिर जो भी उसके बारे में लिखने के लिए आएगा, उसके मेन की पॉइंट्स को आप माइंड में रखेंगे, हम उसी की चर्चा करेंगे। तो उसके आधार पर आप आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सेल जो है उनको हम लोग चार्जिंग के हिसाब से, चार्जिंग के बेसिस के आधार पर या रेडॉक्स रिएक्शन के रिवर्सिबिलिटी के आधार पर हम लोग दो मेन ग्रेड में बांटते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है कि आप जैसे हम लोग जो वॉल क्लॉक्स में जो लगाते हैं बैटरी, या पहले जो टॉर्च वगैरह में बैटरी लगाते थे, या आपको रिमोट वर्क में बैटरी लगाते हैं, या ऐसे जो भी पेंसिल सेल्स लगाते हैं, तो वो सारे के सारे सेल्स जो हैं वो, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ड्राई सेल भी बोलते हैं या लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं, तो वो सेल जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी सेल कहलाते हैं। वो सेल ऐसे सेल हैं कि आप एक बार जब उनका यूज करेंगे और करते करते जब वो डिस्चार्ज हो जाएंगे तो फिर से दोबारा आप उनको रिचार्ज नहीं कर पाते। तो वैसे सेल जिनको हम उनके अंदर होने वाले रेडॉक्स रिएक्शन को रिवर्ट नहीं कर सकते हैं, या जो रिएक्टेंट थे जिनसे कुछ नया रेडॉक्स रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बना उसको फिर से हम रिवर्ट नहीं कर सकते, तो वैसे सेल को, या फिर दूसरे लैंग्वेज में आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो सेल एक बार कंप्लीटली डिस्चार्ज होने के बाद फिर से रिचार्ज नहीं किए जा सकते, वैसे सेल को हम लोग प्राइमरी सेल बोलते हैं, जो एक बार यूज करने के लिए है। तो उसमें ये डिफिनीशन आप देख सकते हैं कि द सेल इन विच प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू रिएक्टेंट्स। अब इसके एग्जांपल्स में हो गए जैसे डेनियल सेल होता है, ड्राई सेल होता है, मरकरी सेल होता है। इस टाइप के कुछ सेल हैं जिनको हम लोग प्राइमरी सेल में लेते हैं। तो अब इसमें हम लोग ड्राई सेल और मरकरी सेल के बारे में उसके रिएक्शंस को पढ़ेंगे आगे। फिर सेकेंडरी सेल को डिफाइन कर लेते हैं यहीं पर। तो सेकेंडरी सेल जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी जिस सेल को आप बार बार डिस्चार्ज होने पर रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर उनके अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं तो सेल के रिएक्शन को बार बार आप रिवर्ट कर सकते हैं, चेंज बैक कर सकते हैं, वैसे सेल को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल। तो द सेल विच कैन बी चार्ज अगेन एंड अगेन आफ्टर डिस्चार्जिंग इज नोन एज सेकेंडरी सेल। अब इसके एग्जांपल में लेड स्टोरेज बैटरी का हम लोग जो अपने घर में इन्वर्टर का यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में जो डिफरेंट टाइप की बैटरी लगाते हैं वो जनरली लेड स्टोरेज बैटरी होती है। और फिर एक निकल कैडमियम बैटरी सेल भी होता है, निकल कैडमियम बैटरी, इसका भी यूज होता है हमारे डे टू डे लाइफ में।
तो आइए अब डिफरेंट टाइप्स के जो ये सेल है, जैसे ड्राई सेल है, मरकरी सेल है, फिर लेड स्टोरेज बैटरी सेल है, निकल कैडमियम सेल है, इसके अलावा फ्यूल सेल की भी बात करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग सेल को देखते हैं। ड्राई सेल, ड्राई सेल को हम लोग कॉमनली लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं उनके इन्वेंटर के नाम पर। ये सेल हम सबसे सिंपल और डोमेस्टिक लेवल पर ज्यादा यूज करते हैं। ये सेल बेसिकली एक सिलिंड्रिकल कंटेनर का बना होता है, जिंक मेटल का सिलिंड्रिकल कंटेनर लिया जाता है और वो बेसिकली आपको जिंक कंटेनर जो होता है वो एनोड का काम करता है और उसके अंदर ये कैथोड है, इसमें ग्रेफाइट रड है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बन को मिला करके उसका पेस्ट बना करके इस रड के चारों तरफ लगा दिया जाता है कंडक्शन बेटर होने के लिए, और वो कैथोड का काम करता है। और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग अमोनियम क्लोराइड पेस्ट का यूज करते हैं। तो इस तरीके से किसी भी सेल में आप 3-4 मेन बातें याद रखिएगी कि उसका एनोड कैसे बना हुआ है, उसका कैथोड किस चीज का बना हुआ है, उसका वोल्टेज कितना है, वो जनरली कहाँ कहाँ यूज होता है, 2 यूज याद रखना है। बस इतना याद रखेंगे, चारों सेल का पॉइंट वाइज आराम से लिख लेंगे सेल का क्वेश्चन। तो हमने देखा कि ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल, ड्राई सेल इसको इसलिए बोला जाता है कि ड्राई फॉर्म में होता है, ये डेनियल सेल की तरह लिक्विड सोल्यूशन इसमें नहीं पाया जाता। तो ड्राई सेल जो होता है या लेक्लांचे सेल, इसमें एनोड बना है जिंक कंटेनर का, कैथोड बना है ग्रेफाइट रड का जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बन से घिरा हुआ है, उसके पेस्ट बनाकर वो पाउडर के रूप में उसके चारों तरफ दे दिया गया है कंडक्शन के लिए, और अमोनियम क्लोराइड उसमें यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। इसके बाद रिएक्शन देखना है, तो एनोड रिएक्शन क्या होता है, तो एनोड में जो जिंक होता है वो Zn2+ में ऑक्सीडाइज होता है, तो जिंक से Zn2+ बनता है और इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। और कैथोड रिएक्शन पर क्या होता है, तो MnO2 होता है और अमोनियम क्लोराइड का जो अमोनियम है वो जा करके और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से रिलीज हुआ है ये मिल करके आपको एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं MnOOH और प्लस में अमोनिया के। तो ये एनोड रिएक्शन हो गया, ये कैथोड रिएक्शन हो गया। और इसमें कैथोड जो होता है, कैथोड मैग्नीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम, अब यहाँ देख रहे हैं कि कैथोड पर मैग्नीज जो है ये यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, ऑक्सीजन का -2 होता है तो O2 है तो 2 × -2 तो -4 हुआ तो मैग्नीज का +4 हो जाएगा। और यहाँ आकर के उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +3 हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी यहाँ पर इसका रिडक्शन होता है। तो वही लिखा गया है कि कैथोड मैग्नीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू द +3 स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विथ Zn2+ टू गिव। अब यहाँ से जो अमोनिया निकलती है और यहाँ से Zn2+ जो निकला हुआ है एनोड पर, ये दोनों आपस में मिल करके बना लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स ZnNH3 ये कॉम्प्लेक्स आयन बना लेते हैं और इसको द सेल हैज अ पोटेंशियल ऑफ नियरली 1.5 वोल्ट विच डिक्रीजेज विथ टाइम। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है कि इसमें एनोड जिंक कंटेनर का बना कैथोड ग्रेफाइट रड का काम करता है, एनोड रिएक्शन में जिंक रिड्यूस होता है जिंक Zn2+ में, कैथोड रिएक्शन में MnO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +3 होता है। और इसका जो अमोनिया है Zn2+ से कंबाइन करके ZnNH3 कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है। और इस सेल में जो पोटेंशियल होता है 1.5 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट, यानी 1.5 वोल्ट हम बोल सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज में 1.5 वोल्ट के अप्रोक्सीमेटली होता है। और इसकी विशेषता होती है कि ये धीरे धीरे डिक्रीज करते जाता है। आप नया सेल यूज करेंगे, टॉर्च में जो बड़ा आता था तो उसको आप यूज करते हैं तो धीरे धीरे कुछ दिनों तक बहुत अच्छा लाइट देता था, उसके बाद धीरे 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 वो कम होते जाता था लाइट उसका, और अंत में बिल्कुल खत्म हो जाता था।
दूसरा सेल होता है मरकरी सेल। तो मरकरी सेल में यह नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें मेन मेटल के रूप में मरकरी का यूज किया गया है। तो इसमें एनोड बना होता है जिंक मरकरी अमलगम का। आप पहले से जानते हैं कि अगर किसी भी मेटल के साथ मरकरी मिलाया जाता है तो उसका जो एलॉय बनता है उसको, यानी मरकरी का जो एलॉय होता है उसको अमलगम बोलते हैं। तो यहाँ जिंक और मरकरी का अमलगम लिया जाता है एनोड के रूप में। कैथोड के रूप में क्या होता है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन पाउडर का एक पेस्ट बना करके रखा जाता है कैथोड के रूप में। और इसके एनोड रिएक्शन में ये सेल जो होता है मरकरी सेल, ये ज्यादा आपके स्मार्ट वॉच वगैरह में यूज किया जाता है। छोटा छोटा जो बटन सेल के रूप में देखते हैं वो बेसिकली हमारा मरकरी सेल होता है। तो उस सेल में एनोड रिएक्शन जो होता है, तो एनोड रिएक्शन में आपके स्मार्ट वॉच है, कैलकुलेटर है, बहुत सारे गैजेट्स हैं छोटे छोटे, उस सब में बटन सेल जहां आप देख रहे हैं मरकरी सेल है। तो उसमें एनोड रिएक्शन के रूप में क्या होता है, तो जिंक अमलगम और इसका हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है इसमें से, और ये हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है जिंक अमलगम के साथ मिलकर के जिंक ऑक्साइड बनाता है और H2O बनाता है और इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। और कैथोड पर क्या होता है, तो HgO जो लिए हैं यहाँ HgO का पेज, तो ये HgO और इसका H2O और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों पार्ट में निकले हुए थे, ये मिलकर के Hg अलग करते हैं मरकरी को और OH में लाते हैं। यही OH फिर यहाँ एनोड पर आकर के Zn के साथ रिएक्शन करके पूरा करता है। ओवरऑल रिएक्शन को अगर ऐड करके देखा जाए तो ओवरऑल रिएक्शन में Zn, ये हुआ ZnHg यानी जिंक मरकरी का अमलगम और प्लस HgO, और ये मिल करके क्या बनाते हैं, तो ZnO अब प्लस में Hg यानी जिंक ऑक्साइड, और ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जिंक अमलगम लिया जाता है और मरकरी ऑक्साइड लिया जाता है। तो इस सेल का जो पोटेंशियल होता है अप्रोक्सीमेटली इससे थोड़ा सा कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.3 वोल्ट होता है। और इस पोटेंशियल की विशेषता होती है कि ये थ्रू आउट द लाइफ, यानी सेल जब तक काम करता है पूरे लाइफ में इसका कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है, वो वोल्टेज कभी डाउन नहीं होता। तो जिसमें कम वोल्टेज पर, लो वोल्टेज पर काम करने वाले डिवाइस हैं उसके लिए मरकरी सेल बहुत ही यूजफुल होता है। और इसके कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होने के कारण डिवाइस जब तक सेल का लाइफ होता है तब तक प्रॉपरली काम करते रहते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं आपको लेड स्टोरेज बैटरी के। थर्ड नंबर में लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में देखते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है इसका हम लोग जनरल ऑटोमोबाइल वगैरह में यूज करते हैं। तो इसमें एनोड हमारा बना होता है लेड का, और इसमें कैथोड जो होता है वो लेड का ही, लेड ऑक्साइड का पैकेट का ग्रिड के रूप में बना हुआ होता है। तो आप इसका फिगर भी बुक में देख सकते हैं, या कभी आपको मौका मिले बैटरी के दुकान पर जाकर के तो वहां पर देख सकते हैं कि वे कैसे बनाते हैं लोग। तो कैथोड उसमें होता है ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड। लेड भी दोनों है, लेकिन कैथोड में लेड ऑक्साइड है और एनोड में लेड है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम यूज करते हैं H2SO4 का सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जिसका कंसंट्रेशन 38% होता है अप्रोक्सीमेटली। और इसमें जो रिएक्शन होता है तो इसके रिएक्शन में, एनोड रिएक्शन में होता है, एनोड में हमने लिया था लेड, तो लेड सॉलिड है आपका। और बेसिकली इसमें H2SO4 जो है वो एक्वस फॉर्म में लिया जाता है, डाइल्यूटेड है तो वो स्ट्रिक्ट होता है और उससे एक प्लस आयन मिलता है और SO4 माइनस आयन मिलता है। तो SO4 माइनस आयन ही दोनों जगह ऐड होता है, एनोड पर भी कैथोड पर भी। तो Pb जो है एनोड पर, तो Pb में SO4 2 माइनस ऐड होता है और यहाँ पर PbSO4 बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। उसी तरीके से कैथोड पर जब हम देखते हैं तो कैथोड में क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली Pb का ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि Pb में निगेटिव पार्ट आकर के मिला हुआ है, तो यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। फिर कैथोड पर जब आते हैं तब PbO2 है, तब PbO2 पर आपका SO4 मिलता है,
तो यहाँ से और हाइड्रोजन आयन जो निकला हुआ है H2SO4 के स्प्लिटिंग से वो मिलता है, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये आकर के मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका बनता है क्या, तो PbSO4 और यहाँ जो O2 है और 4H है, तो ये आपस में मिल करके 2H2 बन जाता है। तो इस तरीके से रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, ये कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन। अगर दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन मिल जाता है। तो ऐड करने पर फाइनली हमको क्या मिलता है, जैसे यहाँ पर PbS ये वाला और प्लस में PbO2 ये, और ये दोनों मिला करके ये और ये मिल करके क्या हुआ है, तो H2 हुआ है, यानी 2H2SO4, और इससे प्रोडक्ट फाइनली क्या बना, तब फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है PbSO4, यहाँ भी PbSO4 बन रहा है और 2H2। बाकी तो सब एक दूसरे को कैसे कर देना है, कंबाइन हो जा रहे हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट ये बना और H2O बना। तो इस तरीके से एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन को लिख लेते हैं। ये हमारे ऑटोमोबाइल्स वगैरह में या लार्ज स्केल पर स्टोरेज के लिए बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद इससे एक और रिलेटेड बैटरी है जिसको हम लोग निकेल कैडमियम सेल बोलते हैं। तो ये सेल इसी टाइप का है, लेकिन उससे ज्यादा यूजफुल होता है जब छोटे रूप में हम लोग ड्राई सेल का इस्तेमाल करते हैं। बाइक्स वगैरह में भी आता है जो ड्राई सेल बोल करके, तो वैसे कंडीशन में वो सारे सेल निकेल कैडमियम सेल होते हैं। तो ये निकेल कैडमियम सेल की विशेषता होती है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स ओवरऑल रिएक्शन नहीं है पढ़ना हम लोगों को, बस ओवरऑल रिएक्शंस इसका कैडमियम और निकेल हाइड्रोक्साइड मिलता है। इसके बाद कैडमियम ऑक्साइड बनता है, निकेल हाइड्रोक्साइड बनता है, वाटर निकलता है। ये एक इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल है और इसकी विशेषता होती है कि ये जो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी है इससे ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इसलिए जहां पर ज्यादा हम लोगों को पावर की यूज होती है इसका करते हैं, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रेस्पेक्टिवली इससे कम होता है। तो जहां पर ज्यादा स्टोरेज करना होता है, बड़ी बैटरी बनानी होती है, वहां पर इसका यूज हम लोग करते हैं। लेकिन जब छोटे रूप में आते हैं तो वहां पर थोड़ा सा महंगा ही पड़ता है, लेकिन छोटे रूपों में जब इसका यूज करते हैं तो इसमें फायदा ये होता है कि बार बार इसमें जो लेड स्टोरेज बैटरी है इसमें वाटर वेपर निकलते रहता है। कुछ समय के बाद उसको वाटर की कमी होती रहती है, तो उसमें बार बार हमको डिस्टिल्ड वाटर डालना पड़ता है उस रेगुलर इंटरवल के रूप में, और इसका लाइफ भी कम होता है। अगर वाटर हम नहीं डाल पाए समय पर तो धीरे धीरे उसके प्लेस खराब हो जाते हैं, तो इसका लाइफ ओवरऑल कम होता है। लेकिन स्टोरेज ज्यादा हो सकता है और कम खर्च में इसके रिस्पेक्ट में। और ये जो है तो इसमें ये ड्राई सेल की तरह काम करता है। इसमें हमको बार बार डिस्टिल्ड वाटर डालने की या इलेक्ट्रोलाइट डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और ये इसका लाइफ टाइम इससे ज्यादा होता है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो एक इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल है जो लॉन्गर लाइफ के साथ आता है। और इसके बाद एक फिफ्थ टाइप का सेल हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्यूल सेल, जिसको हम लोग ज्यादातर आपके रॉकेट्स वगैरह या जो स्पेस शटल्स वगैरह हम लोग भेजते हैं तो उस सब में इसका ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि द गैल्वेनिक सेल्स that are designed to convert the energy of combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol directly into electrical energy। ये हम लोग थर्मल पावर प्लांट में पढ़ते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल को जला करके हम लोग बॉयलर का यूज करके वाटर का स्टीम तैयार करते हैं। फिर स्टीम आपको टरबाइन होना चाहता है, टरबाइन से हमको एसी करंट मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये सेल है डीसी करंट बेसिकली देगा, और इसमें क्या होता है कि फ्यूल्स जैसे हाइड्रोजन है, चाहे मीथेन है, मिथेनॉल है, लाइट फ्यूल्स है, तो इनको डायरेक्टली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वहां हम फ्यूल को थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल को जला करके उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। हीट से मैकेनिकल एनर्जी, फिर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल होता था। लेकिन फ्यूल सेल का यूज जब हम करेंगे तो जो हमारे फ्यूल्स हैं ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो इसलिए रॉकेट वगैरह में, प्रोजेक्शन में, वो सब में ज्यादा यूज होता है इस टाइप का। तो अब जैसे इसका एक जनरल एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल।
जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एक सिलिंड्रिकल वेसल की तरह का होता है और उसमें दोनों साइड से, एक साइड से आपको हाइड्रोजन और एक साइड से ऑक्सीजन, उसमें बबल्स कराए जाते हैं और वो बीच जिस माध्यम से बबल्स कराए जाते हैं वो पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं और वो डिप्ड होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डिप्ड होते हैं कार्बन के इलेक्ट्रोड और उन्हीं के द्वारा एक तरफ से H2 और एक तरफ से O2 को बीच में पास कराया जाता है और उसमें ओवरऑल फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आपको H2O निकलता है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे काम में आती है। तो द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस जो होते हैं उसमें कैसे होता है, तो एनोड पर जो हम भेजते हैं हाइड्रोजन गैस को भेजते हैं, गैस है और OH माइनस मिलकर के H2O बनता है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उसी तरीके से कैथोड पर ऑक्सीजन गैस है और ऑक्सीजन H2O से मिलकर के और 4 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के ये हाइड्रोक्साइड आयन देती है। फिर वहां पर एनोड पर वही हाइड्रोक्साइड जाकर के H2 को H2O में कन्वर्ट करते रहता है। तो इस तरह से इंटर कन्वर्जन चलता रहता है और आपका पोटेंशियल मिलता है यानी इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलता है। ये डीसी नेचर का होता है। द ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दोनों को मिला करके, तो 2H2 गैस प्लस O2 गैस मिला करके फाइनली प्रोडक्ट हमारा क्या बनना है, H2O। तो 2H2O लिक्विड के रूप में मिलता है और ये सेल जो होता है इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए तो डेल्टा G बाई डेल्टा T निकाल सकते हैं या यूजफुल वर्क, सेल से आपको यूजफुल वर्क कितना मिल रहा है और सेल के द्वारा टोटल वर्क कितना हो रहा है। तो यूजफुल वर्क बाय टोटल वर्क का जो रेशियो होता है वही हमारा ये फ्यूल सेल का एफिशिएंसी कहलाता है। और इसके बाद इसमें भी हम लोग देखे थे निकल कैडमियम सेल में, तो निकल कैडमियम सेल जो होते हैं ये लेड स्टोरेज सेल के रेस्पेक्ट में ज्यादा यूजफुल हो गए ड्राई कंडीशन में होने के कारण और लॉन्गर लाइफ में होने के कारण। फ्यूल सेल जो है तो फ्यूल सेल से आप देखिए कि इसके इलेक्ट्रोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन में एक जनरल एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का कि और फाइनल प्रोडक्ट H2O बना। अब इसके बाद हम कोरोजन की बात कर लेते हैं और उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा थ्योरेटिकली। आइए अब लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इसके कोरोजन के बारे में। कोरोजन के बारे में आप लोग पहले से लोग जानते हैं कि एक सिंपल डिफिनेशन देते हैं कोरोजन का, इधर लेयर डैमेजिंग लेयर बाय लेयर of any metallic structure by the different atmospheric factors like air, water, moisture is known as corrosion। इसके बारे में आप मिडिल क्लासेज में भी या 10th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़े हैं। यहाँ पर उसी को थोड़ा सा देखेंगे लेकिन दूसरे व्यू में। वहाँ पर हम लोग उसके बारे में जान लेते थे कि कोरोजन होता क्या है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़े हैं तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कोरोजन भी आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की तरह ही होता है, जस्ट लाइक सेल रिएक्शन होता है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे आयरन है, इसके एग्जांपल डिफाइन कर लेते हैं कि इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन इन विच अ मेटल ऑक्साइड और अदर साल्ट ऑफ द मेटल फॉर्म्स अ कोटिंग ऑन द मेटल सरफेस। कोई मेटल सरफेस है उस पर डिफरेंट एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स काम करेंगे, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह कुछ रिएक्शन होगा और उसमें या तो मेटल का ऑक्साइड बन सकता है, नहीं तो मेटल का कोई साल्ट बनेगा जो उसी मेटल के ऊपर एक लेयर के रूप में जमा हो जाएगा और वो लेयर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो कुछ केसेज में ऐसा होता है कि ऊपर के शाइनिंग को खराब कर देता है, लेकिन उसके बाद अंदर का कोरोजन नहीं हो पाता, एक लेवल तक होकर के फिर वैसे ही रहता है, लेकिन उसका कलर वगैरह खराब हो जाता है। तो हम फिर उसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं, वॉश करते हैं, तो फिर बार बार ऐसे ही धीरे धीरे कमजोर होते जाता है। और दूसरी बात होती है कि जैसे आयरन के केस में हम लोग देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, तो लेयर बाय लेयर ओपन में छोड़ दिया तो कुछ दिनों के बाद वो मेटेरियल स्ट्रक्चर को काफी कमजोर कर देता है। तो एग्जाम्पल में आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर पर जो काला ब्लैक लेयर हो जाता है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर है, ब्रोंज है, उस सब पर देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद ग्रीनिश कलर हो जाता है, स्पॉट बन जाते हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप के कोरोजन के ही एग्जांपल्स हैं।
तो इसमें होता क्या है कि मेटल का कोई एक पार्ट, सबसे पहले मेटल का एक पार्ट जो होता है वहां पर कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसी मेटल के द्वारा कंडक्ट होकर के दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं, कोई डिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं और वो आपका एक रिडक्शन माने कैथोड की तरह काम करने लगता है और फिर इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पूरा होता है और आपका कुछ न कुछ ब्लैकनिंग या ऑक्सीडाइजिंग लेयर कुछ भी बनता है वो डैमेज होता है। तो हम लोग रस्टिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। तो रस्टिंग जो होता है आयरन का, उसमें कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। तो एनोड पर उसी आयरन के कुछ पार्ट पर ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन होता है और इसके कारण आयरन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। तो आयरन के जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो इससे यहाँ पर फेरस आयन बन जाता है और आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। इसका वोल्टेज वहां पर होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.44 वोल्ट के करीब वहां पर आ जाता है। फिर कैथोड पर अब वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं कैथोड पर उसी मेटल के द्वारा कंडक्ट होकर के, और तब कैथोड जहां बनता है जिस पॉइंट पर, तो वहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन और वो H+ मिल करके H+H2O से है। क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन होती है तो उसके लिए एयर भी जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है और वाटर भी जरूरी है। तो अब धीरे धीरे वाटर के कारण तो H+ मिलता है लेकिन वाटर से H+ बहुत कम मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि अभी तक का जो अंडरस्टैंडिंग है कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर होता है मोस्ट के रूप में, और वाटर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होती है तो H2CO3 बन जाता है और H2CO3 ही जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में प्रेजेंट होता है वही H+ आयन देता है। तो वो H+ आयन आ जाता है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक से मिल करके, और ये जो आयरन से जो फेरस आयन बना है और इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है वो इलेक्ट्रॉन आकर के मिल जाता है और इस तरीके से H2O बन जाता है। इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है इस पॉइंट का 1.23 वोल्ट और एनोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है -0.44 वोल्ट। तो सेल का टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो E राइट माइनस E लेफ्ट यानी 1.22 वोल्ट -0.44 वोल्ट करेंगे तो ओवरऑल हमारा आ जाता है सेल का ये 1.67 वोल्ट। और इस ओवरऑल रिएक्शन को हम सिंपली कर सकते हैं कि 2Fe + O2, तो O2 एटमॉस्फेयर से और ये आया H2CO3 से माना जाता है। तो एटमॉस्फेरिक एसिडिक मटेरियल से 4H+ आयन आ जाता है और इससे बनता क्या है तो Fe2+ आयन बनता है और H2O निकल जाता है। अब Fe2+ आयन जो होता है द फेरस आयन आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब ये जो फेरस आयन है Fe2+, ये फिर अगले स्टेप में आपको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयंस व्हिच कम्स आउट एज रस्ट। अब यही जो प्रोडक्ट बनता है आपका वो फेरिक ऑक्साइड का, तो वो आपका रस्ट के रूप में लेयर बाय लेयर बाहर आता है। तो कम्स आउट एज रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। उसका हम लोग जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि Fe2O3 इंटू H2O, X वहां पर नंबर कोई फिक्स नहीं है, मोस्ट के साथ रहता है, एंड विथ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और फिर उस स्टेज में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन आता है तो फिर वो हाइड्रोजन होगा तो यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। इस तरीके से एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शन धीरे धीरे काफी स्लो रेट से चलते रहता है और लॉन्ग टाइम में हमारा आयरन जो है वो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड के रूप में धीरे धीरे कोरूड होते रहता है। तो फाइनल रिएक्शन को हम लोग इसके बाद वाले रिएक्शन को 2Fe2+ एक्वस प्लस 2H2O प्लस हाफ H2O एटमॉस्फेयर से अंत में बना क्या तो Fe2O3 प्लस 4H बना, फिर जाकर के फिर आपको रिएक्शन को रिवर्स करता है। पीछे के जो रिएक्शन है बाकी जो आयरन के साथ है उसको कंटिन्यू रखता है। तो इस तरीके से हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन का ये ओवरऑल रिएक्शन हुआ, हमारे बुक सिलेबस में दिया हुआ है। इसलिए
इस रिएक्शन को या इसके पहले हम लोग इस वीडियो में जो डिफरेंट टाइप के सेल रिएक्शंस पढ़े हैं उन सारे सेल रिएक्शन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। वीडियो को बार बार देख करके, बुक को देख करके आप अपना पर्सनल नोट्स बनाइए और इसके बाद उन सारे रिएक्शंस को और जो डिस्कस किए गए उन पॉइंट्स को आराम से तैयार कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और इसके बाद एक छोटा सा बात पढ़ना है कि जो ये कोरोजन का प्रिवेंशन कैसे होता है, तो इसके बारे में हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत पहले से पढ़ते हैं कि हम उनको ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट से हटाना चाहते हैं। उसके लिए आप ग्रीजिंग कर सकते हैं, आयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, आयरन के केस में गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, ये सब एनोडाइजिंग कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे आप एटमॉस्फेरिक फैक्टर से उसको डिस्कनेक्ट करके आप प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरोजन का। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लोग तैयार करेंगे, उनको ओरली और जहाँ पर जरूरत होगी हम लोग न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करके बोर्ड के कुछ रिटन वे में और कुछ ओरल वे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को फिर से देख करके या इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं उनको आप देख करके अपडेट हो जाइए, ताकि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या जो डिस्कस क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करें तो ओरली डिस्कशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।